स्टूडेंट पहले हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसपे हमने स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, अटोमिक स्पेक्ट्रम आगे फिर दो किस्म का, अटोमिक एमिशन, अटोमिक अब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। उसी लेक्चर में हमने हाइड्रोजन को एग्जाम्पल बनाकर हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और फिर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी स्टडी किया था। आइए आज फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन उसको देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन में मेरे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस को लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद बहुत ज्यादा है। आप इस डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट करेंगे एट वेरी लो प्रेशर, हाई वोल्टेज बैटरी, तो आप इस गैस में से, हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएंगे। जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएंगे हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। डी एक्साइटेशन पर दे एमिट रेडिएशन और हमारे पास ये ब्लूइश रेडिएशन एमिट होगी। दिस ब्लूइश रेडिएशन when pass through a slit and then through a prism, we get the hydrogen spectrum. This spectrum consists of a lot number of spectral lines. These spectral lines fall in ultraviolet, visible and infrared region. हम अपनी जो नेकेड आई है, हम इससे सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन की जो रेडिएशन है उनको अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो विजिबल रीजन में जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, जो हमें नजर भी आती हैं, वो है रेडिश कलर में है, ब्लूइश येलो है, ब्लूइश ग्रीन है, फिर ब्लू है और फिर वायलेट कलर की। लेकिन जो यूवी रीजन में है, जो आईआर रीजन में है स्पेक्ट्रल लाइन, उनको हम नहीं देख सकते। हां, उनको स्पेक्ट्रोमीटर से हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया, इसके अंदर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, these spectral lines are categorized into various groups, or it should be kept in mind the group of spectral line is called spectral series. तो हमारे पास यहां पे स्पेक्ट्रल सीरीज के 5 ग्रुप्स हासिल होते हैं। उनमें हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज एक है लाइमैन सीरीज, Lyman series. The second one is Balmer series. स्टूडेंट इसमें ना एल साइलेंट है तो बाल्मर नहीं, बामर सीरीज। पास्चन, PASCHEN, पास्चन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, एंड वी हैव फंड सीरीज। इसमें भी पी जो है वो साइलेंट है। एक और भी सीरीज है हम फायर सीरीज, हम फायर, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो दीज आर 5 सीरीज, दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। हर सीरीज के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो मैंने क्या कहा था, द ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। ये जो इन स्पेक्ट्रल सीरीज के जो नाम रखे गए, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, इनके नाम इनके डिस्कवरर के नाम पे रखे गए, उन साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए जिन्होंने इन सीरीज को डिस्कवर किया। माय डियर स्टूडेंट, इन 5 सीरीज में जो पहली 4 सीरीज है, यानी पी फंड के अलावा ये जो पहली 4 सीरीज हैं, दे वर डिस्कवर्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास आया था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमारी बुक में बोहर एटॉमिक मॉडल बताया गया कि ये 1913 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये जो 4 सीरीज हैं, तो यानी पी फंड के अलावा, एक्सेप्ट फंड सीरीज के अलावा बाकी जो चारों सीरीज हैं, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द बोहर एटॉमिक मॉडल। Other spectral series were introduced
बिफोर बोहर्स मॉडल। अब जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, इसको पेश करने के, इसको इंट्रोड्यूस करवाने के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, दो मकासद थे। एक तो बोहर जो है इन स्पेक्ट्रल सीरीज की ओरिजिन को एक्सप्लेन करना चाहता था कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, इनमें स्पेक्ट्रल लाइन वो कैसे ओरिजिनेट होती है, कैसे बनती है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि बोहर वांटेड टू रेक्टिफाई द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बोहर क्या करना चाहता था? बोहर अपने एटॉमिक मॉडल में he wanted to know the origin of spectral lines. Spectral lines. अब हमने क्या करना है? हमारे पास टारगेट ये है कि हम ओरिजिन जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं origin of स्पेक्ट्रल लाइंस। जब हमें स्पेक्ट्रल लाइन के ओरिजिन का पता चलेगा, यानी हम फिर स्पेक्ट्रल सीरीज, इन स्पेक्ट्रल सीरीज को भी थारोली डिस्कस कर सकेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके लिए स्टूडेंट मेरे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द दीज आर वेरियस ऑर्बिट्स, सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स। अब आप इन तमाम ऑर्बिट्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन करें। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, फॉर सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 फॉर फोर्थ ऑर्बिट, फॉर फिफ्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5, फॉर सिक्स्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 6, सेवंथ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 7। और ये मैं बाहर एक लाइन लगा रहा हूं, ये बताती है इन्फिनिटी। Infinity is the point at where the attraction between electron and nucleus vanishes. There is no attraction between electron and nucleus at infinity. कोई attraction नहीं है। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल आ गया। अब जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हैं, तो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब में खरबों के खरबों हैं, तो हाइड्रोजन एटम्स में एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन मीन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है। तो बाज एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ गया, बाज एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में। इसका मतलब है कि अपॉन हीटिंग और अपॉन पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स। तो मुख्तलिफ एटम्स में एक्साइटेशन मुख्तलिफ होती है। अब हमारे पास एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स आ गए, बहुत सारे। मैं एक ही इस डायग्राम में तमाम एटम्स को डिस्कस करता हूं। अब इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट की बजाय हायर ऑर्बिट पे हैं, एंड ऑल दीज एटम्स आर एक्साइटेड एटम्स, ये हम सपोज कर रहे हैं। अब एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज अनस्टेबल स्टेट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर ऑर्बिट से जंप लगाकर लोअर ऑर्बिट पे आएंगे, और बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे, दे इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब उस फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसमें हुआ क्या, ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं ये ओरिजिनेट कैसे हुई, कैसे ये बनी? माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले आगाज करता हूं लाइमन सीरीज की। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे प्रिज्म रखा, प्रिज्म के पीछे फोटोग्राफिक प्लेट है। अब हुआ यह है कि पहले यह हुआ कि सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में रेडिएशन एमिट हुई। इस रेडिएशन के एमिट होने से हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पर एक स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, स्पेक्ट्रल लाइन। थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, एक और रेडिएशन एमिट हुई, फोटोन एमिट हुआ, एक और स्पेक्ट्रल लाइन। फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, सिक्स ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, सेवंथ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट से जंप लगा के फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देती जा रही है फोटोग्राफिक प्लेट पर।
all these spectral lines were introduced by Lyman, so they are called Lyman series. These spectral line constitute Lyman series. याद क्या रखना है, Lyman series में वो ऑर्बिट जहां आके इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑर्बिट, और जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं हायर ऑर्बिट, वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है. इसका मतलब ये हुआ कि इन लाइमन सीरीज द लोअर ऑर्बिट जहां पे आके इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट. जहां जहां से गिर रहा है हायर ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट. वो क्या, अब ना इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करता है. जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करेगा, तब जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी लाइमन सीरीज में, जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन. तो लिमिटिंग लाइन इन लाइमन सीरीज इज द स्पेक्ट्रल लाइन when electron jumps from infinity to the first orbit. So that is the limiting line in Lyman series. तो अब हम आगे, ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आई इन लाइमन सीरीज, अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेव नंबर, इनकी वेव लेंथ, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से टैली करें ना, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है इन स्पेक्ट्रल लाइन की, लाइमन सीरीज की जो स्पेक्ट्रल, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, दे टैली द यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन. तो हम कहेंगे कि लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन उससे टैली करती है. अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट. अब हम बात करेंगे बामर सीरीज. बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में हम कहेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में फॉल करता है. जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में फॉल करेगा, ये रेडिएशन एमिट हुई और इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें एक रेड लाइन दी, रेड लाइन. अब ये जो रेड लाइन आ गई, दिस रेड लाइन इन बामर सीरीज, दिस स्पेक्ट्रल लाइन जिसका कलर रेड है, दिस वन इज कॉल्ड H अल्फा. अब फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है. अब ये जो हमारे पास जो रेडिएशन एमिट हुई, इसने हमें स्पेक्ट्रल लाइन पर एक और ब्लूइश ग्रीन कलर की स्पेक्ट्रल लाइन दी. दिस वन इज कॉल्ड H बीटा. फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के सेकंड में आ रहा है. हमारे पास ये एक और रेडिएशन एमिट हुई, इसने हमें ब्लू स्पेक्ट्रल लाइन दी. दिस ब्लू स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड H गैमा. और सिक्स ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के सेकंड में आ रहा है. हमारे पास ये रेडिएशन एमिट हुई और इसने स्पेक्ट्रल लाइन पर हमें वायलेट कलर की हमें स्पेक्ट्रल लाइन दी. एंड दिस वन इज कॉल्ड H ईटा, और सम पीपल से दैट दिस वन इज H डेल्टा. तो हमारे पास बामर सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है ना, इन स्पेक्ट्रल लाइन को हम मखसूस नाम देते जा रहे हैं. The first line in Balmer series, spectral line in Balmer series is called H alpha. Second spectral line is called H beta. Third spectral line is called H gamma. Fourth spectral line is called H delta or H eta, and so on. My dear student, अगर आप बामर सीरीज में देखें, तो लोअर ऑर्बिट जहां के इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं, जहां के इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, जंप लगा के फॉल कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड ऑर्बिट. कहां से जंप लगा रहे? हायर ऑर्बिट, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से एंड सो ऑन. और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे पास बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इनको हमने देखा, इनके कलर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए, यानी ये हमें नजर आती हैं. इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है, दे टैली टू द विजिबल रीजन. तो हम इसे कहेंगे कि ये विजिबल रीजन में फॉल करती हैं. एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लिमिटिंग
line in Balmer series. लिमिटिंग लाइन इन बार्मर सीरीज क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप लगाकर सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग लाइन। अगर आप उस लिमिटिंग लाइन की प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड स्पेक्ट्रम्स के साथ टैली करें तो वो विजिबल रीजन में फॉल नहीं करता, दैट फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। यानी ऑल स्पेक्ट्रल लाइन इन बार्मर सीरीज दे फॉल इन विजिबल रीजन एक्सेप्ट द लिमिटिंग लाइन, एंड द लिमिटिंग लाइन इन बार्मर सीरीज, दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एंटी टेस्ट का ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो द लिमिटिंग लाइन इन बार्मर सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब मैं पास्चन सीरीज की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में फॉल करते हैं, आई मीन 4 से थर्ड में, 5 से थर्ड में, 6 से थर्ड में, 7 से थर्ड में, तो जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो हमें स्पेक्ट्रल लाइन देती हैं, एंड दो स्पेक्ट्रल लाइन कॉन्स्टिट्यूट द पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन को अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ टैली करें तो दे लाइज इन द IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन। यानी पास्चन सीरीज में मैं क्या कहूंगा, हायर और लोअर ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन फॉल करते, थर्ड कहां, जहां से फॉल करते, 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन, और ये IR में फॉल करती है। इस तरह इसकी भी लिमिटिंग लाइन होगी कि जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से थर्ड ऑर्बिट में फॉल कर। बिल्कुल इसी तरह ब्रैकेट सीरीज में आए, ब्रैकेट सीरीज में हम क्या कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप लगाकर 4th ऑर्बिट पे आते हैं तो जो रेडिएशन एमिट होती हैं दे गिव्स अ स्पेक्ट्रल लाइन, एंड द ग्रुप ऑफ दो स्पेक्ट्रल लाइंस कॉन्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सीरीज। यानी हायर ऑर्बिट इसमें, लोअर ऑर्बिट जहां फॉल करती 4th, हायर ऑर्बिट जहां से 5th, 6th, 7th, और दे आल्सो फॉल्स इन IR रीजन। अब आ जाए फंड सीरीज। फंड सीरीज में हम क्या कहेंगे, when the electron from higher orbit falls into the fifth orbit, the spectral lines obtained which constitute the fund series. इसमें lower orbit 5th, higher orbit 6th, 7th, infinity आप ले लें, and they also lies in the IR. अब अगर आप इनको देखें ना, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, किसी हद तक पास्चन सीरीज, इनकी स्पेक्ट्रल लाइन इतनी क्लोज होती है कि इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो एंड जिधर ये सीरीज है, स्पेक्ट्रल लाइन इतनी क्लोज है कि हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का गुमान होता है। और लाइमन बार्मर, इसमें स्पेक्ट्रल लाइन के दरमियान डिस्टिंक्टिव वाज़े डिफरेंस है, दूर दूर है स्पेक्ट्रल लाइन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो एंड, वो सिरा जिधर ये लाइमन बार्मर सीरीज है, दैट सीम्स टू बी द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और वो सिरा जिधर ये ब्रैकेट और फंड सीरीज हैं जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन वेरी क्लोज, ऐसे लगता है जैसे वो कंटिन्यूस है, तो वो ऐसा लगता है जैसे वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन गया। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये जो वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और ऑल दीज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बोहर एटॉमिक मॉडल। अब पहले ना मैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ता हूं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा ई से जाहिर करते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक बात ज़हन में रखनी है, जहां मैं N1 लिखूं ना 1, तो इससे मेरी मुराद होगी लोअर ऑर्बिट, और जहां मैं N2 लिखूं इससे मेरी मुराद होगी हायर ऑर्बिट। तो ये 1 और 2 का मतलब ये नहीं लेना कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, नो,
1 और 2 का मतलब है 1 मीन लोअर ऑर्बिट और 2 मीन हायर ऑर्बिट। अगर मैं एनर्जी का वो एक्सप्रेशन जो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में कैलकुलेट किया था, एनर्जी का एक्सप्रेशन, उसका लिखूं तो E इज इक्वल टू Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर। अब इस सारे में अगर हम Z को 1 कंसीडर करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, Z इज इक्वल टू 1। अगर आप Z को 1 लेंगे तो ये फैक्टर यहां से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो है ना, ये इतना, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आपको पता है 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। M mass ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1095 क्रॉस 10⁻⁻31 kg। एप्सिलॉन नॉट दैट इज द परमिटिविटी इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू का आपको पता है 8.84 10⁻12। H प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू का आपको पता है 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। इसका मतलब ऑल दीज आर कांस्टेंट, ये सब के सब कांस्टेंट हैं और इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू का आपको पता है। अगर हम इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा E दैट इज इक्वल टू यहां माइनस 2.18175 क्रॉस 10⁻⁻18 और ये n स्क्वायर है तो ओवर n स्क्वायर जाउल पर एटम। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे हम पीछे कैलकुलेट करके आए। अब आपने क्या करना है, मुझे कहा जाता है कि आप ना किसी भी दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई कैलकुलेट करें। तो मैं क्या कहूंगा, मैं लोअर ऑर्बिट n1 पहले इसको n1 के लिए लूंगा, फिर मैं इसी रिलेशन को n2 के लिए लूंगा। तो फॉर n1 तो मैं लिखूंगा E1 दैट इज इक्वल टू -2.18 क्रॉस 10⁻⁻18 ओवर n1 स्क्वायर जूल पर एटम। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह मैं अगर E2 के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -2.18 क्रॉस 10⁻⁻18 ओवर n2 स्क्वायर जूल पर एटम। अब हम जानना क्या चाहते हैं, हम डेल्टा ई जानना चाहते हैं। डेल्टा ई का मतलब क्या है, डेल्टा ई का मतलब है E2 माइनस E1। क्या मतलब, पहले आप E2 लिखें, ये वाली वैल्यू इधर पुट करें, -2.18 क्रॉस 10⁻⁻18 ओवर n2 स्क्वायर और माइनस और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आपके पास चला गया 2.18 क्रॉस 10⁻⁻18 ओवर n1 स्क्वायर और इस सारे को हम कहेंगे दिस वन इज जूल पर एटम, जूल पर एटम -1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, इसमें ये दोनों चीजें कॉमन हैं, इसको साइड पे ले आए तो ये माइनस वाली को इधर और प्लस वाली को उधर, तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन आएगा दैट इज डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू -2.18। तो अब ये अगर इधर चला जाएगा तो ये तो प्लस हो गया, 2.18 क्रॉस 10⁻⁻18 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर जूल। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द रिलेशन ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अब आप ना फ्रीक्वेंसी इसका रिलेशन ले ले, तो वेरी सिंपल। अगर हम प्लैंक्स इक्वेशन को देखें तो डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को लाना चाहते हैं तो एच इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका मतलब है इस सारी वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा एच, और एच आप जानते हैं एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपके पास ये क्या आ गया,
ये आ गया न्यू दैट इज इक्वल टू, ये आ गया डेल्टा 2.18 क्रॉस 10⁻⁻18 ओवर h, और ये हमारे पास आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो लिहाजा आपके पास ये आएगा हर्ट्ज। साइकिल पर सेकंड ले ले, या आप इसे क्या कह लो, हर्ट्ज कह लो। इस तरह इस फॉर्मूला के तहत दो ऑर्बिट के दरमियान जो फोटोन अमिट होता है, आप उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं। आपने सिर्फ उन ऑर्बिट के n की वैल्यू पुट कर दी, n मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास अब आ गया वेव नंबर। हम वेव नंबर को न्यू बार से जाहिर करते हैं, और c इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। न्यू फ्रीक्वेंसी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड न्यू बार इज द वेव नंबर। और अगर मैं न्यू बार जानना चाहता हूं तो डेफिनेटली ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो आपके पास आ गया न्यू दैट इज इक्वल टू न्यू ओवर c। व्हाट इज न्यू? न्यू इज दिस वन। इसका मतलब हुआ कि अब आप इस सारी वैल्यू के नीचे क्या लिखोगे, c आ गया, c यहां पे लिखोगे, h यहां पे लिखोगे, तो आपके पास ये आ गया 2.18 क्रॉस 10⁻⁻18 ओवर hc, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसका जो यूनिट है न्यू बार के यूनिट क्या आएगा, पर मीटर। माय डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो सारे का सारा फैक्टर है ना, अगर आप इसको सॉल्व करें, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये सारे का सारा कॉम्बिनेशन है, ये सम है, ये सोल्यूशन है कांस्टेंट्स का। h भी कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज आल्सो द कांस्टेंट। अगर आप h की वैल्यू यहां पे पुट करें, c की वैल्यू यहां पुट करें, तो माय डियर स्टूडेंट जो आपके पास आंसर आएगा ना, दैट इज कॉल्ड RYDBERG, इस सब को सॉल्व करो, सॉल्यूशन के बाद जो आपके पास आंसर आएगा 1.09678 क्रॉस 10⁻7 पर मीटर, ये आंसर आएगा इस सारे। और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेजबर्ग कांस्टेंट, RYDBERG, रेजबर्ग कांस्टेंट। हम ना इसको बाद दफा ना R से, कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सारे का इसका मतलब हुआ कि आपके पास वेव नंबर क्या आ गया, वेव नंबर मेरे पास आ गया इस सब की जगह पर रेजबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09678 क्रॉस 10⁻7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और पर मीटर ये यूनिट आ गया। ये हमारे पास वेव नंबर कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया। हाउ टू कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन emitted when electron jumps from one orbit to the other। तो वेव नंबर कैलकुलेट। अब आपको मैं टारगेट देता हूं। टारगेट क्या है, आप लाइमन सीरीज और बामर सीरीज, इसकी कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर कैलकुलेट करें। वेव नंबर मसलन मेरे पास है बामर सीरीज, सॉरी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जेन में रखना है कि जो n1 है, n1 लोअर ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन फॉल करता है वो है 1, n2 आई मीन हायर ऑर्बिट जहां जहां से इलेक्ट्रॉन आके फॉल करता है, जंप लगाता है, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। अगर मैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज में जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी मैं वेव नंबर कैलकुलेट करना। तो माय डियर स्टूडेंट, पहली स्पेक्ट्रल लाइन कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप लगा के किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट। यानी
पहली स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n1 वो है फर्स्ट ऑर्बिट और n2 आपके पास क्या आएगा, दैट इज द 2। तो मेरे पास जो वेव नंबर आएगी ना, वेव नंबर दैट इज इक्वल टू 1.09678 क्रॉस 10⁻⁷। अब 1 ओवर n1 और n1 मेरे पास क्या क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 और ये n2 मेरे पास 2 है, 2 का स्क्वायर इसको, और ये पर मीटर में आंसर आएगा, यूनिट आप। माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 82.26 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। तो दिस वन इज द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन which is obtained when electron jumps from second orbit to the first orbit. Similarly, अगर मैं आपसे कहूं कि माय डियर स्टूडेंट जो सेकंड है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, आप सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर बताएं। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n1 वो 1 है जब हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, n2 जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप लगा सकता है, तो वो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्बिट से जंप लगा, ये 3। अगेन द सेम फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज वेव नंबर 1.09678 10⁻⁷, दिस वन इज द रैबर्ज कांस्टेंट, और 1 ओवर, अब n1 हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस n2 हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, ये आपके पास पर मीटर। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करें। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, वेरी सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर लें, द आंसर विल बी 97.49 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। इसका मतलब है इसकी जो वेव नंबर है वो जरा बढ़ गई। आगे बढ़ते हमारे पास आ गई एक लिमिटिंग लाइन। स्टूडेंट लिमिटिंग लाइन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करेगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग लाइन। अब इसमें इसको कैलकुलेट करो तो ये वेव नंबर 1.09678 10⁻⁷, 1 ओवर 1 का स्क्वायर यानी फर्स्ट ऑर्बिट, और कहां से, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर यही आ गया, तो पर मीटर। माय डियर स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करेंगे, द आंसर विल बी, अगर मैं, वैसे तो यही आ गया ना आंसर 1.0, तो अगर मैं 10⁵ के सेंस पे लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा 109.678 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। ये सारे का सारा ना इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबका आंसर आ गया 1, तो इसका मतलब है आपका जो ये आपका आंसर आएगा, एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ वेव नंबर फॉर लिमिटिंग लाइन इन लाइमन सीरीज। सिमिलरली अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ना बामर सीरीज में चले जाओ, बामर सीरीज। और बामर सीरीज क्या है, बामर सीरीज में जो लोअर ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन आके फॉल करेगा वो सेकंड है, और हायर ऑर्बिट्स, पॉसिबल हायर ऑर्बिट्स जो हैं वो आपके पास थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स एंड सो ऑन। और इसमें एक हमारे पास लिमिटिंग लाइन भी आती है जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर सेकंड ऑर्बिट, यहां भी सेम कैलकुलेशन। अब आपने क्या करना है, आपने बामर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन जिसे हम एच अल्फा कहते हैं और जिसका कलर जो है वो रेड है, जो विजिबल रीजन में फॉल करती, हम इस एच अल्फा यानी फर्स्ट लाइन, इसकी वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए n1 यानी लोअर ऑर्बिट सेकंड, n2 जहां से जंप लगाएगा वो क्या है, थर्ड। तो आपने जो रिलेशन निकाला उस रिलेशन में n1 इसकी जगह पे 2 लगाओगे, 2 का स्क्वायर, 2 2 4 आ गया, और n2 वो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 3 9। तो 1/4 माइनस 1/9, दोनों का 4 9 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आप इसको सॉल्व करें, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा उसको
रैबर्ट्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वेव, मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो माय डियर स्टूडेंट, जो आपके पास आंसर आएगा आप उस आंसर को, यानी आपके पास आंसर आएगा 15.234 क्रॉस 10⁻5 पर मीटर। इसी तरह आप सेकंड लाइन, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में फॉल करता है और उस सेकंड लाइन को हम कहते हैं एच बीटा। इस तरह थर्ड लाइन, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड में फॉल करता है तो यहां पे 2 का स्क्वायर, यहां पे 5 का स्क्वायर, सॉल्व करो, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आंसर आया रैबर्ट्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वेव नंबर की वैल्यू आती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, आपने बामर सीरीज में जो आपके पास लिमिटिंग लाइन आती है, जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में, तो यहां पे 2 का स्क्वायर और यहां पे इन्फिनिटी लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास उस लिमिटिंग लाइन की वेव नंबर कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बाकी जो काम है ये आप खुद अपने तौर पे प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और फिर बाद में हमने उन स्पेक्ट्रल जो लाइंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनकी वेव नंबर को कैलकुलेट किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपको सच्चाई पर कायम रहने और सच्चाई को फैलाने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।